एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। आइए जल्दी से आपका परिचय कराती हूं खास मेहमान आज के शो में जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जुड़ रहे हैं आज के शो में। विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिन सियासी खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे उसमें शुरुआत करने जा रहे हैं हम उस पॉलिटिकल खबर के साथ जो झारखंड से सामने आ रही है। सबकी नजर इस पर कि आज झारखंड में क्या होने जा रहा है। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक होने वाली है। झारखंड में आज बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है। आज विधायक दल की बैठक शाम 4:30 बजे होनी है। माना जा रहा है इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा घोटाले का आरोप है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और इसीलिए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में आज विधायक दल की बैठक, लेकिन इस सब के बीच एक्शन में ईडी आज भी झारखंड में है। तो राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड से बड़ी खबर यह कि आज सुबह से ही झारखंड में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां छापेमारी हो रही है। अवैध खनन के मामले में सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी, इसके अलावा आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। तो ईडी का एक्शन लगातार जारी है और जो विनोद सिंह है, जो सोरेन के करीबी माने जाते हैं, उनके घर प्रिंटर मशीन लेकर पहुंची है ईडी की टीम। कंप्यूटर, लैपटॉप से कुछ अहम दस्तावेज प्रिंट किए जाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की अहम ट्रेल मिल गई है। तो हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापा और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। वो जो ईडी की टीम पहुंची है प्रिंटर लेकर, वो तस्वीरें दिखाइए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देख रहे हैं आप, ये प्रिंटिंग मशीन लेकर ईडी की टीम पहुंची है हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के घर पर, जहां पर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी को मनी ट्रेल भी मिल गई है। कुछ अहम दस्तावेज हैं जो ईडी की टीम यहां से प्रिंट करने की तैयारी में है। तो आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर पर ईडी का ये एक्शन, और यहीं विनोद सिंह के घर के बाहर से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से क्या खबर मिल रही है। ईडी की टीम, कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने दिखाई हैं अभिषेक, किस तरीके से बाकायदा वो प्रिंटिंग मशीन और A4 साइज के जो सफेद कागज होते हैं वो लेकर घर के भीतर घुसी है। अपडेट क्या है अभी का? सबसे अहम बात यह है रोमाना, हमारे पास जानकारी ये है कि हेमंत सोरेन से जुड़े खासतौर पर खनन के मामलों में जो ईडी जांच पड़ताल कर रही है उसका सिरा आकर के जुड़ा है विनोद सिंह से। विनोद सिंह का घर है, कुछ देर पहले हमारे सामने यहाँ पर प्रिंटर मशीन अंदर गई है और हमारी जानकारी कहती है कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। जो हार्ड डिस्क है उसमें कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं और इसके पहले एक पंकज मिश्रा नाम के आदमी को गिरफ्तार किया था ईडी ने रोमाना, जो कि हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि, और उससे पूछताछ में बहुत ही अहम जानकारियां मिली थी। उसके भी तार आकर के विनोद सिंह से जुड़े थे। तो विनोद सिंह अभी घर के अंदर, ये भी अहम बात है जो हमारे पास जानकारी है, वो घर के अंदर ही है। लगातार पूछताछ जारी है, सुबह 6 बजे से पूछताछ चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है वो यहां पर मिली है और कई शेल कंपनियों की जानकारी हुई है। जो पैसा यहां से डिवाइड किया गया है, जो खनन विभाग में जिस करप्शन की जांच हो रही है उसके भी लिंक यहां पर मिले हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये रेट अभी थोड़ा लंबी चलेगी, क्योंकि कई जो ईडी की टीमें हैं वो दस्तावेजों का अंबार है उनको खंगालने में लगी हुई हैं और कुछ अहम जो खुलासे हैं वो शाम तक सामने आ सकते हैं। अभिषेक, एक सवाल का जवाब और दीजिए, कितनी सदस्यीय ईडी की टीम होगी जो इस वक्त विनोद सिंह के घर पर मौजूद है? और ये भी बताइए किस तरीके से विनोद सिंह और हेमंत सोरेन इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, करीब आधा दर्जन अधिकारी हैं और कुछ अधिकारी भी यहाँ से बाहर भी गए थे। एक टीम उसके बाद और भी आई है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में यहाँ पर अधिकारियों का आना लगा हुआ है। जहाँ तक आपने बात की कि तार कैसे जुड़ रहे हैं, तो ये विनोद सिंह आर्किटेक्ट हैं और
जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इनके जरिए हुआ है और ये बेहद ही करीबी बताए जाते हैं हेमंत सोरेन के। जानकारी यहां तक है, आरोप भी यहां तक हैं कि कई जो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के और खान के पट्टे, टेंडर, तमाम सारी चीजों में जो कमीशन होता है, ये आरोप है, उसमें भी कहीं ना कहीं तार विनोद सिंह से जुड़ता है। बहुत ही सीएम के विश्वस्त विश्वास पात्र माने जाते हैं। जो दूसरी रेड चल रही है अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहाँ और यहाँ जो विनोद सिंह क्या चल रही है, इन दोनों में सबसे समानता ये है कि सीएम के ये राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते हैं। और जो कुछ भी ये आरोप है जिसकी जांच चल रही है कि जो कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो पैसों का जो साइफनिंग हुई है, उसमें बहुत ही अहम किरदार हैं विनोद सिंह, जिन आरोपों की यहाँ पर इस समय तफ्तीश चल रही है। आपने वो जो अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम लिया ना, जहां पर रेड चल रही है ईडी की, वहीं से निधि हमारे साथ मौजूद है। निधि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ईडी दफ्तर से आप देख रहे हैं वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा वरुण का रुख कर लेते हैं और जानते हैं वरुण से सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। ये पूरा ईडी का एक्शन आज जो देखा जा रहा है झारखंड में, वरुण। देखिए रुमाना, जो एक्शन आज हुआ है इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो करीब 1-1.5 साल पहले ही तैयार हो गई थी। करीब 2 साल पहले पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज किया था। उस दौरान भी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोकेशन पर छापेमारी हुई थी। कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कई बैंक अकाउंट्स की डिटेल पता चली थी। कल शैन कंपनीज की जो जानकारी थी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगी थी और उसी के आधार पर अब जो शिकंजा है वो जो सोरेन है उनके इन करीबियों तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कसा है। और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अहम दस्तावेज और जानकारी मिलने के बाद आज ये छापेमारी हुई है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास। वरुण, दर्शकों को ये समझाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो नोटिस पहुंचते हैं हेमंत सोरेन के पास, उनको खारिज हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाता है, दरकिनार करते हैं, ईडी के सामने वो पहुंचते नहीं है। और ऐसे में अब क्या माना जाए, ये जो एक्शन हो रहा है आज हेमंत सोरेन के करीबियों के घर पर, इसके जरिए वो गिरफ्तारी की तैयारी हेमंत सोरेन की और गिरफ्तारी वारंट निकलवाने के लिए अदालत से ये ग्राउंड ईडी की तरफ से तैयार किया जा रहा है इस एक्शन के जरिए। वरुण, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नोटिस सर्व कर रही थी, जो सोरेन है वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, तो उसी का बैकग्राउंड तैयार करने के लिए जो एक पृष्ठभूमि है वो तैयार की जा रही है। जो अहम एविडेंस मिले थे उन्हीं के जरिए ये आज छापेमारी हुई है और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं अभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कई पुख्ता सबूत ऐसे मिले हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन सोरेन से जाकर कनेक्ट होता है। ऐसे में आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो हेमंत सोरेन है उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि जो एविडेंस है वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही थी, जो पट्टे थे उसके जरिए कमीशन लिया जा रहा था और जो पैसा था वो उस काले पैसे को आगे शेल कंपनीज के जरिए कैसे आगे पहुंचाया जा रहा था। जी बिल्कुल, रहिए मेरे साथ। झारखंड में जारी है ईडी का एक्शन। अब की बार गिरफ्तारी की तलवार हेमंत सोरेन पर लटक रही है क्या, इसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे अपडेट के लिए। निधि हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं निधि से कि जो हेमंत सोरेन के ये मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू, इनके घर पर भी ईडी का एक्शन कब से शुरू हुआ है निधि, और सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके की चीजें अभी तक ईडी के हाथ लगी है इनके यहाँ से? तो माना देखिए, इस वक्त मैं अभिषेक पिंटू के घर के बाहर मौजूद हूँ। सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची और 2 गाड़ियाँ, ये मैं आपको दिखा दूँ, लगभग आधा दर्जन अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये गेट है, एक तो इस गेट और दूसरे पीछे की तरफ एक गेट है। और लगभग सुबह 7 बजे से पूछताछ जो है वो चल रही है। पहला पूछताछ अभिषेक पिंटू से 2022 में हुआ था, जब पुलिस को ये ईडी को ये कुछ सुराग मिले थे अहम दस्तावेजों को लेकर के। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा का पूरा मामला है, जहाँ जहाँ छापेमारी चल रही है 12 ठिकानों पर, उनमें से कई मुख्य किरदार है, जिसमें से एक अभिषेक पिंटू है जो कि सीएम के मीडिया एडवाइजर है। इसके अलावा विनोद सिंह, जहाँ हमारे सहयोगी अभिषेक वहाँ से तस्वीरें दिखा रहे थे। 2 अहम इसमें सूत्रधार हैं, एक तो रामनिवास यादव जो कि डीसी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, और एक कन्हैया खुदानिया हैं, उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। अभिषेक पिंटू इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप है, ये इनपुट ईडी को मिले हुए हैं कि इन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के नाम पर अवैध तरीके से खनन पट्टा जो है वो किया, ज़मीनें खरीदी, और इसको लेकर के पूछताछ चल रहा है। इस वक्त ईडी की जो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है वो अभिषेक पिंटू के परिवार के अलग अलग सदस्यों की सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, किन किन जरिए से उनके पास पैसे आते हैं, इसके अलावा किन किन बैंक्स में उनके अकाउंट्स हैं, इन सब को लेकर फिलहाल खंगालने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही ग्राउंड से कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर, आज दौरे का दूसरा दिन। इस वक्त लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है, सुनते हैं। ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുമുണ്ട്. ബാറ്ററി ഊർജ ശേഖരണ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം നിർമ്മിച്ച സൗരോർജ ഉൽപാദന കേന്ദ്രം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആദ്യത്തെ ബാറ്ററിയുടെ പിൻബലത്തോടുള്ള സൗരോർജ ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ്. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले कल तमिलनाडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और अब आज लक्षद्वीप और इसके बाद केरला जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया और लक्षद्वीप जो है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं पीएम। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। मुझे बताया गया है कि कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप अब क्रूज टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। 5 साल पहले की तुलना में यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ी है। आपको ध्यान होगा, मैंने देश की जनता से अपील की है कि वो विदेश घूमने से पहले देश के कम से कम 15 स्थानों को देखने जरूर जाएं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है, जिसने एक बार यहां के सुंदर बीचेज को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതകാലത്ത് विकसित भारत निर्मिക്കുന്നതിലും गारंटी है विकसित भारत के निर्माण में लक्षद्वीप अहम भूमिका निभाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया और उन्होंने बताया किस तरीके से पिछले 5 साल में जो पर्यटक लक्षद्वीप पहुंचे हैं, उनकी संख्या में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बिना भेदभाव के भारत सरकार लक्षद्वीप के लिए काम कर रही है। क्रूज टूरिज्म का डेस्टिनेशन लक्षद्वीप बनकर उभरा है और महत्वपूर्ण लक्षद्वीप इसलिए हो जाता है क्योंकि लक्षद्वीप की अगर आबादी की बात की जाए तो 97% आबादी लक्षद्वीप की मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप में पहुंचकर यह संबोधन अपने आप में सियासी मायने भी रखता है। और इस बीच एक बार फिर से वो ईडी के एक्शन वाली खबर, झारखंड में जिस तरीके की सियासी हलचल है, उससे पहले हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां ईडी की रेड हो रही है और इस पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान सामने आया है। जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटा, उनके यहां रेड हो रही है। ये कह रहे हैं दीपक प्रकाश, झारखंड को लूटने वाले जेल जाएंगे। बीजेपी आक्रामक पूरी तरीके से हेमंत सोरेन पर। तो झारखंड को लूटने वाले जेल जाएंगे। बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने झारखंड को लूटने का काम किया है, उन्हीं के यहां ये केंद्रीय एजेंसी का एक्शन हो रहा है, ये ईडी की रेड हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री के शागिर्दों के आज ईडी के छापे पड़े। जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने का काम किया, और मोदी की गारंटी है कि गरीबों के जो पैसे जिसने लूटा है, उनके घर से बरामद करके गरीबों के हित में काम करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है।
और झारखंड को लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पहुंचाने वाले अब जेल जाएंगे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। और साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के संरक्षण में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। तो झारखंड के बीजेपी के ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, दीपक प्रकाश, जो सीधे सीधे निशाने पर हेमंत सोरेन को ले रहे हैं। और इस सब के बीच ईडी के एक्शन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका बयान सामने आया। ईडी इससे पहले छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी सक्रिय थी। अब वहां चुनाव खत्म हो गए तो अब ईडी दूसरे राज्यों में सक्रिय हो रही है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। अच्छा, आप जानते हैं झारखंड में भी इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। ठीक ही बोले जो बोले हैं, तो उसमें गलत क्या बोले हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, राजस्थान में था। अब जब वहाँ खत्म हो गया है चुनाव, तो इन राज्यों में तो आएगी। तो ये बात तो हम बहुत पहले से भी बोले। खैर, इसमें उन लोगों का क्या गलती है, एजेंसियों की क्या गलती है, दबाव इतना है। लेकिन फिर भी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो रूटीन हो गया है ना अब तो। तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, सीधे सीधे निशाना केंद्र की सरकार पर साधते हुए कि जब भी चुनाव होना होता है तो फिर केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो विपक्षी दलों के द्वारा जो शासित राज्य हैं वहां पर एक्टिव हो जाती हैं। हम सीधे इस वक्त सवाल का रुख करते हैं जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं। अब की बार गिरफ्तारी की तलवार, हेमंत सोरेन, गिरफ्तारी तय लग रही है आपको विजय जी? बहुत संभावना है, और ईडी से ज्यादा तैयारी हेमंत सोरेन साहब ने किया ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, उनकी पार्टी के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है गांधी जो सीट थी उससे, और तमाम तरह की कार्रवाई हुई। कल गुरुजी जो उनके फादर हैं शिबू सोरेन साहब, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। तो कांग्रेस ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यदि हेमंत सोरेन साहब अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 7 सम्मन उनको दिए जा चुके हैं और अभी तक वो उसको टालते रहे कानूनी तरीके से और तमाम तरीकों से। तो अब उनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और यदि वो गिरफ्तार होते हैं तो क्या होगा, सरकार का क्या होगा, क्या सत्ता परिवर्तन होगा जी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे आरोप लगाया या दावा किया कह लें कि कल्पना सोरेन उनकी पत्नी जो है वो बन सकती है। हालांकि सोरेन साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कल्पना सोरेन साहब बीजेपी प्रवक्ता बन गई है, हमारी प्रवक्ता का काम भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से राज बिहारी सर, लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग ही तरीके का मामला होगा कि केंद्रीय एजेंसी एक नहीं, दो नहीं, 7 समन दे देती है और सीएम साहब पहुंचते ही नहीं है। देखिए, गिरफ्तारी की तो तैयारी लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी राज्य में थोड़ा कानून व्यवस्था की स्थिति को अभी भांपा जा रहा है, जो जानकारी मिली उसके हिसाब से। क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद कहीं राज्य में कोई अराजकता ना फैले, कहीं दंगे ना हो, उसको भी केंद्रीय एजेंसियां देख रही हैं और इस बारे में उच्च स्तरीय अभी बातचीत हो रही है। अच्छा, मुझे लगता है गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ढील सी दी जा रही है हेमंत सोरेन को, ये कानून व्यवस्था के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसी की तरफ से। आइए प्रोफेसर साहब। देखिए रुमाना जी, ऐसा है कि 2022 से ही लगातार इस प्रकार की खबरें आती रही हैं कि हेमंत सोरेन के हाथ उतने साफ नहीं रहे हैं जितने साफ एक राजनीति में सुचिता का जो भूमिका होती है उतनी साफ नहीं रही है, और लगातार उस पर कयास लगते रहे हैं कि गिरफ्तारी आज होगी, कल होगी, परसों होगी। आज शायद लगता है कि शायद वो जो लंबा दौर कयासों का है शायद उसको आज विराम लगेगा। समस्या उसकी नहीं है कि गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी अगर वारंट है और अगर इस प्रकार की कोई ईडी को जानकारी है तो गिरफ्तारी हो सकती है। पर राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो झारखंड शायद इसी साल जैसा आपने कहा चुनाव झारखंड में भी होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जानबूझकर ये भी हो सकता है कि सोरेन ने जानबूझकर अपने आप को उससे बाहर रखा होगा, ईडी से बाहर रखा होगा, ताकि वो चाहेंगे कि सिंपैथी वेव ये हो उनके साथ हो, या सिंपैथी फैक्टर को साथ लेकर वो चाहेंगे कि वो आप ये कह रहे हैं कि साहब इबारत लिखी हुई देख रहे हैं अपनी गिरफ्तारी की हेमंत सोरेन, लेकिन वो चाहते हैं कि शहीद बनकर वो जाएं जेल में, तो इस वजह से वो इंतजार करें कि खुद ईडी आकर उनको गिरफ्तार करे। ठीक है, झारखंड में जारी है ईडी वाला एक्शन, और झारखंड में आज ही विधायक दल की बैठक बुलाई है हेमंत सोरेन ने, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इस मीटिंग से पहले सोरेन सरकार के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। आलमगीर आलम कह रहे हैं राजनीति में वैकल्पिक व्यवस्था करके रखनी चाहिए, सीएम कौन होगा या कौन नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था
जिसका जिक्र कर रहे हैं यहां पर हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री आलमगीर आलम, अपने आप में इस वैकल्पिक व्यवस्था की बात करके वो बहुत कुछ संकेत और संदेश दे गए हैं। सुनिए जरा। गठबंधन सरकार अपना काम कर रही है। जनता ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि 5 सालों में जनता के बीच में जो हम अपने वादा करके आए थे उसके 100% पूरी करने के हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, राजनीति में रहते हैं तो एक जो है अल्टरनेटिव व्यवस्था हमको करके रखना पड़ेगा और उसी व्यवस्था के तहत हुआ है। लेकिन इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जनता हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। हमारा कोशिश रहे कि हम अपना कार्यकाल को पूरी करें और हम बेहतर काम करके जनता के बीच में दोबारा जाएं। तो ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम। और ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि साहब वो ऑल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? झारखंड का हल लालू राबड़ी मॉडल वाला ही हो सकता है क्या सर? बदकिस्मती से ऐसा ही मालूम हो रहा है कि अब उसी फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे रोमाना हैरत इस बात की हो रही है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया ईडी ने। ये पिछले 1 साल से तकरीबन चल रहा था। गवर्नर बदल गए जो चेक करने वाले थे हेमंत सोरेन को, और वो लिफाफा जो गया था केंद्र सरकार से वो रखा ही रह गया। तो ये मुझे क्यूरियोसिटी है और मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो कौन से कारण हैं कि इतना टाइम लगा, क्योंकि ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि अब होगा ही। वहीं पर ये सब सारी बिसात बिछ चुकी है और बदला जाना। और ये आलमगीर साहब का संकेत बिल्कुल सही है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था, और वैकल्पिक व्यवस्था वही होती है जो अपना घर का आदमी हो। तो हम उसी फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं जो 97 में राबड़ी देवरी के रूप में इस बिहार में देखा था हमें। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र विजय जी यहाँ पर अभी कुर्बान साहब कर रहे थे कि साहब इतना सब कुछ हो गया, राजनीति में इतनी उथल पुथल हो गई। हाँ, वो लिफाफे वाली आपने याद दिलाया सर, तो मुझे भी ख्याल आया कि वो लिफाफा तो खुला ही नहीं, वो लिफाफा तो बंद का बंद ही रह गया। तो ये तमाम राजनीतिक प्रश्न तो यहाँ पर पूछे जाएंगे फिर। राजनीतिक प्रश्न सब तरह के पूछने चाहिए। कुर्बान साहब ने सही सवाल उठाया, लेकिन इसका दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि यदि इतना मौका नहीं दिया जाता तो आप कहते कि आपने मौका दिया था क्या? अब 7 मौके दे गए तो कोई ये नहीं कह सकता कि सोरेन साहब को मौका नहीं दिया और उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो एक बड़ा बात है। और जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे एक ट्विस्ट लगता है, निशिकांत दुबे जी ने कल्पना सोरेन का नाम आगे किया है, तो उससे जो गठबंधन की सरकार है और खासतौर से जेएमएम है, कहीं उसमें स्प्लिट ना हो जाए। ये एक एक्सरसाइज हो सकती है, मैं इसको देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो सकती है कि वो स्प्लिट हो जाए कल्पना सोरेन के नाम पर। जेएमएम के बहुत सारे लोग, खुद आलमगीर साहब भी जो है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं सर कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी का नाम आगे बढ़ाने के चक्कर में पार्टी से हाथ धो बैठना पड़े हेमंत सोरेन को। इसीलिए एक और सवाल है जिसकी आगे हमने तैयारी की है, पत्नी को ताज या फिर दूसरा फॉर्मूला ऑल्टरनेट व्यवस्था का वो खड़ाऊ राज वाला निकल सकता है कि कोई भरोसेमंद पार्टी का ही कोई और चेहरा जिसको जिम्मेदारी दे दी जाए। इस पर भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार बना हुआ है और अब जरा बात कर लेते हैं दिल्ली की राजनीति की, खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया है लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। दरअसल केजरीवाल ने आज ईडी को जवाब भेजा, वो खुद नहीं पहुंचे। आज भी ईडी के समन पर नहीं जाएंगे केजरीवाल, ये चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने ईडी को जानकारी दे दी। तीसरा मौका जब केजरीवाल को आज ईडी की तरफ से तलब किया गया था। इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है, पहले भी जब केजरीवाल नहीं गए और आज एक बार फिर ईडी के सामने नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल। पिछले 1.5 साल से इस कथित मामले की जांच चल रही है। ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, हजारों लोगों से पूछताछ कर चुके, पता नहीं कितने दर्जनों लोगों को ये गिरफ्तार कर चुके। लोग 1-1 साल से, 1.5 साल से जेल के अंदर हैं। क्या सबूत मिला है? कोई सबूत नहीं है। मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया जा रहा है? ईडी बताना नहीं चाहती। वो गवाह हैं, नहीं बता रहे। वो अभियुक्त हैं, नहीं बता रहे। उनको क्यों बुलाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि चलिए अब लोकसभा चुनाव है, इससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लोकसभा की कैंपेन के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे
भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि हर भारतीय की मददगार बनी है तो मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 50 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको महाराष्ट्र में और देश में। हाँ, ईवीएम है ना, ईवीएम है तो मुमकिन है, ये नारा होना चाहिए। अच्छी बात है, चलने दो, देख लेंगे। तो इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की पार्टी के साथ ही संजय राउत को आप सुन रहे थे, मजबूती से केजरीवाल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल आज भी पेश नहीं हुए ईडी के सामने। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी का जो समन है ये गैर कानूनी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दरअसल केजरीवाल जो हैं वो डर गए हैं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। तो अब सवाल बड़ा हो जाता है कि ईडी का एक्शन, चुनावी कनेक्शन, क्योंकि यही वो बात है जो बार बार राज बिहारी जी, ये विपक्ष के जितने नेता जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन चल रहा है उनकी तरफ से दोहराई जा रही है। आपको लगता है चुनावी कनेक्शन से जुड़ता है मामला? देखिए, अगर चुनावी कनेक्शन से भी जुड़ता हो तो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर मोहर लगा दी है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बनाया था ईडी की कार्रवाई को, राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनाया था ईडी की कार्रवाई को। तो जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सही तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी तो होनी है, क्योंकि दिल्ली में मामला झारखंड से अलग है। दिल्ली में उस तरह की समस्या नहीं है जो झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में तो केंद्र सरकार के तहत ही कानून व्यवस्था है। तो यहाँ वो समस्या नहीं, आड़े नहीं आएगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह 7 सम्मन झारखंड के सीएम को दिए गए हैं, दिल्ली में मुझे लगता है 3 सम्मन के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी। मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी ढील केजरीवाल को नहीं मिलेगी जितनी ढील वहां पर हेमंत सोरेन को दे दी गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हम लोग किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमने इमरजेंसी में देखा, कहा जाता था ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। अभी ये सूरत हाल अब नज़र आ रही है कि भाई अगर कानून आपके पास में वारंट है तो आप जाइए, गिरफ्तार कीजिए सीधे सीधे। ये मीडिया ट्रायल और दूसरी तमाम तरह की ट्रायल जो पिछले कई महीने से हम हेमंत सोरेन के बारे में देख रहे हैं और इसके बारे में देख रहे हैं। अब ये कि जो तो जी ने कहा ना, फिर वो कह देंगे कि साहब हमें मौका नहीं दिया जा रहा, फिर कह देंगे कि साहब ना अपील, ना वकील, ना दलील, और अब ईडी इतना मौका दे रही है तो बीजेपी जो स्याह और सफेद करे वो सही और उस पर मोहर लगा देनी चाहिए और उसमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, सवाल ये कि इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो केंद्रीय एजेंसी है ना, केंद्रीय एजेंसी का एक्शन हो रहा है तो जाइए आप, केंद्रीय एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट हाँ जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये वो रास्ता है जिस पे पाकिस्तान चल रहा है और हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। किसी एजेंसी की एक कोई क्रेडिबिलिटी होती है। आज सड़क पे खड़े हुए आदमी से आप बात कीजिए तो वो आपको कहेगा कि ईडी, सीबीआई और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी। नहीं सर, ये आपका नजरिया हो सकता है। जी जी आइए। देखिए ऐसा है, खैर पाकिस्तान की बात करना तो मेरे ख्याल से बहुत ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल अति हो जाता है, अति भी हो जाता है और इसी अति के कारण लोग जो हैं फिर दूसरी तरफ भी सोचने लगते हैं। लेकिन देखिए बात वापस आके अगर हम अपनी बात कहें, अगर केजरीवाल साहब की राजनीति को देखें तो केजरीवाल साहब की राजनीति का एक बैकड्रॉप है रोमाना जी, जिसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा थी इनकी राजनीति की।
और आज आप देखिए केजरीवाल साहब को न्यायालय जाने में कुछ थोड़ा देर नहीं लगता। अगर एलजी के खिलाफ उनको कुछ जानना है, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ जाना है, तो तुरंत न्यायालय चले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि अगर ईडी के समन आ रहे हैं तो एक तरफ तो वो ईडी के पास नहीं जा रहे, दूसरी तरफ वो न्यायालय के पास भी नहीं जा रहे हैं, ये देखने के लिए या ये सिद्ध करने के लिए कि ईडी के जो समन्स हैं वो गैर कानूनी हैं या वो मेलाफाइडी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगता है कि हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बाबा भारती और खड़ग सिंह, डाकू खड़ग सिंह। सुनाई दीजिए। और मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े को पाने के लिए डाकू खड़ग सिंह ने सारे प्रपंच कर लिए और ले भी गया। बाबा भारती ने उसको सिर्फ इतना ही कहा कि देखो तुम घोड़ा ले तो गए हो, लेकिन ये बात किसी को मत कहना, अन्यथा फिर कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो गरीब के भेष में आया था, अपाहिज बनकर आया था और तो उसको भ्रष्टाचार के विरोध इन्होंने अपनी एक एजेंडा लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की राजनीति करने की कोशिश की। और आज अगर आप देखिए जिस तरीके से एक पर एक सारे जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जेल जा रहे हैं, विकेंद्रीकरण की राजनीति की शुरुआत इन्होंने करने को कही थी। आज आम आदमी पार्टी का नेतृत्व देखिए कैसा शीर्षस्थ है और कैसा एक व्यक्ति के आधार पर, एक व्यक्ति के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। तो राजनीति में कई दफा सिंबोलिज्म का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है विजय जी को आना चाहिए। कुल मिलाकर घिर गए केजरीवाल, मतलब जिस तरीके की राजनीति के जोर पर सत्ता तक पहुंचे, वही सबसे बड़ा हथियार यूएसपी आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राजनीति में सफाई करने के लिए हम आए हैं। उसी मुद्दे पर आज घिरे हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। रुमाना जी, केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये सब लोग तो जानते हैं, लेकिन यदि आपको उस समय का याद हो, क्योंकि हम लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी जिस पर आरोप लगा देती थी उसकी गिरफ्तारी की मांग करती थी। मतलब ईडी, सीबीआई की मांग से शुरुआत करती थी कि भाई उनका इस्तीफा हो और उनकी गिरफ्तारी हो केवल आरोप पर। जो राजनीति में शुचिता की बड़ी दुहाई दी, शुचिता की बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, शराब वाला जो घोटाला है उसमें पहले मनीष सिसोदिया जी की हो गई, जिस पर आपने कहा कि भाई वो उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा मनीष सिसोदिया जी को। फिर संजय सिंह जी की हो गई, अब अरविंद केजरीवाल जी का नंबर आया है। और जो बात हम लोग बार बार करते हैं, तो क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मनीष सिसोदिया जी की जमानत क्यों नहीं ले पाई आम आदमी पार्टी, है ना? यदि उन पर नहीं होता तो कोर्ट करता, या संजय सिंह साहब के साथ भी ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि उनको, अरविंद केजरीवाल साहब को भी यही डर लग रहा है कि अब मेरा नंबर इस ट्रेल में आने ही वाला है और फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये एक जो घबराहट है वो मुश्किल है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये तीनों लोग उसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन संजय राउत साहब जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है कि ईडी को आप बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते कि वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से आरोप लगा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ईडी पर भी सवाल खड़े करें, फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करें, फिर चुनाव हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े करें, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनता इसको नहीं मान रही है। कुल मिलाकर अपने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं ना, जब हम हर संस्था को सवालिया निशान लगाकर चले जाते, बोले मैं जाने को तैयार हूं, बात करते हैं, बड़ी बात चले जाते जैसे प्रोफेसर साहब। बात करते हैं अदानी की, जी वही अदानी जिसको लेकर कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी मोदी सरकार की घेराबंदी करते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और इस फैसले से अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। 22 केसेस की जांच पूरी, 2 की जांच जारी। जांच एजेंसी पर सवाल उठाना गलत, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। देखिए, जो नियामक एजेंसी है वो सेबी है और सेबी को इस मामले में जांच करनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सेबी ने जिस तरीके की क्लीन चिट अडानी को दी है उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अडानी कह रहे हैं कि सच की जीत हुई, सत्यमेव जयते। उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत के विकास की कहानी जारी रहेगी। ये एक्स पर पोस्ट किया है गौतम अडानी ने, अंग्रेजी में उन्होंने ये पोस्ट किया है, ट्रुथ हैज प्रिवेल्ड, सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। आई एम ग्रेटफुल टू दोज हु स्टूड बाय अस, उन सबका आभार जो हमारे साथ खड़े रहे। आवर हम्बल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू, हमारा जो योगदान है भारत की विकास गाथा में वो लगातार जारी रहेगा। तो अब जो सवाल आपके सामने मैं लेकर आने जा रही हूं वो दरअसल 24 चुनाव से जुड़ता है, और वो 24 चुनाव से इसलिए जुड़ता है क्योंकि अडानी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी निशाना साधते रहे हैं मोदी सरकार पर। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अडानी पर यह सुप्रीम फैसला मतलब राहुल से छीना 24 का मुद्दा। विजय जी,
अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है, अडानी को लेकर भी, केंद्र सरकार को लेकर भी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो हवा निकाल दी ना। हाँ बिल्कुल, उसने हवा निकाल दी, लेकिन इस हवा से पहले भी, सुप्रीम कोर्ट के पहले भी जो इलेक्शंस हुए उसमें वो मुद्दा कांग्रेस से नहीं चला, राहुल गांधी से नहीं चला। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से वो लड़े, मुझे उसमें एक कन्फ्यूजन लगा था कि कांग्रेस को जब अडानी पर हमला करना है तो जब उस समय दो सरकारें उनके पास बड़ी थी, अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में और भूपेश बघेल साहब की सरकार छत्तीसगढ़ में, वहाँ दोनों जगह पर अडानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ से, कि यदि राहुल गांधी या कांग्रेस लीडरशिप उन्हें कहती कि भाई आप इन दोनों जगहों पर अडानी के प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लो, तो मुझे लगता है कि इससे एक पॉलिटिकल वेटेज बढ़ता है कि भाई हम इसके खिलाफ है। अब ये नहीं हो सकता ना कि राजस्थान और हरियाणा, छत्तीसगढ़ में तो अडानी के जो प्रोजेक्ट है वो ठीक चल रहे हैं और बाकी जगह जो है देश में वो घोटाला कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस बात के लिए कन्विंस हैं, आप जिस बात के लिए कमिटेड हैं, तो कम से कम उसके साथ तो खड़े रहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं रुमाना जी को पसंद नहीं करता, रास बिहारी जी को पसंद नहीं करता, मैं उनके साथ बैठूंगा नहीं, आज यहाँ नहीं बैठूंगा लेकिन वहां बैठूंगा। वो नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो एक इम्पोर्टेंट विरोध नहीं कर सकते। ऐसे में सर सेबी को लेकर फिर ये वही सवाल आएगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भी सवाल खड़ा करेंगे, तो फिर ये वो भी एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल। तो सर सवाल यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि अब 24 चुनाव में मेरे ख्याल से इस पूरे मुद्दे को, अडानी वाले मामले को, अगर राहुल गांधी हवा देंगे भी तो कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला है। वो तो साबित हो चुका है, राफेल पे भी पहले ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और इट वाज ए क्लोज चैप्टर। लेकिन क्या ये जो सब तस्वीर हमारे सामने बन रही है, अडानी की ये सक्सेस स्टोरी या अंबानी की सक्सेस स्टोरी और पिछले 10 सालों में इनकी वेल्थ कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो क्या इस पर कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए? और सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले दे रहा है, मैं अगेन फिर उस बात को कहूँगा, मुझे वही इमरजेंसी याद आती है। इंदिरा गांधी के राज में कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं होता था जो सरकार के खिलाफ चला जाए, या उसकी विपक्ष तो था ही नहीं, जेल में था, कोई आलोचना कर सके। और एक जज से उस वक्त खन्ना साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था कि साहब ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे जो हो रहा है, जो चीज़ें फैसले आ रहे हैं, वो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अडानी पर सुप्रीम फैसला, राहुल से छिन गया 24 का मुद्दा। रास बिहारी जी, आपको क्या लग रहा है, चुनावी रैलियों के अंदर जिस तरीके से अडानी का जिक्र राहुल गांधी करते थे, अब उस पर फुल स्टॉप? देखिए, विजय जी ने पहले भी कहा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो अडानी को राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास में ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को उससे बड़ा मुद्दा बना दिया। तो जिस तरह से मुद्दे कांग्रेस के पास छिनते जा रहे हैं, कांग्रेस को नए मुद्दों की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कोई मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं ला पा रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला जो मामला है वो तो कम से कम चस्पा नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ। प्रोफेसर साहब। रुमाना जी, देखिए, राजनीति में मुझे लगता है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का एक अपना रोल होता है। अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो आरोप लगाने की समस्या नहीं है, पर अगर उस आरोप को आप सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे, अगर उस आरोप को बैक नहीं कर पा रहे, याद रखिए कि जिस अडानी केस की हम बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, एक जज थे सापरे साहब, उनके अधीन और या उनके निर्देश पे और उनके ऑब्जर्वेशन पे ये पूरा ये चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई 20 केसों को आपने देख लिया है, 2 और आप देख लीजिए। तो दिक्कत यह है कि कांग्रेस के साथ समस्या ही इसी चीज़ की, किसी राई को पहाड़ बनाना चाहते हैं, और उससे हो ये रहा है लगातार कि उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे घटती चली जा रही है। और यही आपने देखा चुनाव में भी, कि अगर आप किसी बिना मुद्दों को राजनीतिक जामा पहनाना चाहेंगे, तो जाहिर तौर पर अभी जैसा हमने देखा है, पहले भी देखा है कि वो विफलताओं का दौर लगातार चलता जा रहा है और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है। और ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, विपक्ष की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है राजनीतिक तौर पर विपक्ष की। आप कह रहे हैं कि उसमें एक घटाव देखने के लिए मिल रहा है। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन कानून की, यानी CAA की, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल इस रूप में नजर आ रही है कि गृह मंत्रालय की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक
सीएए को लेकर नियम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्दी ही सीएए के लिए नियमावली जारी करने वाली है। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। इसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। सुनिए जरा गृह मंत्री ने इस बारे में क्या कहा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। तो सीएए नागरिकता कानून बन चुका है, सिर्फ उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उसके जारी होने का इंतजार। और ऐसे में चुनाव से पहले वो गाइडलाइंस भी जारी हो जाएंगी, ये खबर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल जिस पर अब चर्चा करेंगे हम आपके सामने रखते हैं, सीएए और संहिता, मतलब वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है वही सबसे बड़ी चुनावी बिसात 24 के चुनाव पर। विजय जी, आपको लगता है वही बनने वाली है? देखिए, सीएए और चुनाव, ये यूसीसी की जो बात आपने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, दोनों अलग अलग इशू हैं। सीएए एक तो पहले 2019 में पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, 5 साल हो गए उसके रूल्स रेगुलेशन। सीएए अटका हुआ क्यों है? एक तो सीएए का जो सरकार ने जैसे उस पूरे कानून को बताया गया है कि भाई हिंदुस्तान के लोगों से कोई उसका लेना देना नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे यहाँ परसेप्शन से चलती है। सीएए को अपोजिशन ने एक कोशिश की कि परसेप्शन बनाया जाए कि भाई ये मुसलमान जो शरणार्थी हैं उनके खिलाफ है। ऐसा नहीं है। सीएए केवल उन लोगों के लिए है कि भारत सरकार जिन लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, 3 देश हैं, 6 धर्म हैं, 6 धर्म और 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से जो शरणार्थी आए हैं उनकी टाइम लिमिट उन्होंने बना दी 2014 तक की। उससे पहले जो आ रहे हैं उनको बनाने नहीं बनाने को लेकर है। ये तो इसका फैक्ट है। हाँ। और यदि ये ऐसा कैसा लागू होता और उस पर कोई बात नहीं होती तो शायद ये इशू ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि ये मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, और उनकी बात में कोई ऐसा नहीं है कि वो जीरो पर कर रहे हैं, लेकिन उनका मसला है कि आपकी इच्छा केवल इनको नागरिकता देने की नहीं है, कुछ लोगों की नागरिकता रोकने की है। और इस बहाने से जब आगे बढ़ेंगे, आप रजिस्टर पर आएंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर जब आएंगे, तो फिर आप मुसलमानों को या माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिसका असर हमने असम में देखा था कि वहाँ पर जब वो बना तो उसमें देखा कि जो तादाद आई है एनआरसी को लेकर, तो उसको रोक दिया गया। तो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन से चलती है, और परसेप्शन में भारतीय जनता पार्टी अभी तक, मैं कह रहा हूँ, ये साबित नहीं कर पाई है कि सीएए माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं है। तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा लगातार चलता रहा, और इसीलिए इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े बहुमत की सरकार भी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ये साबित नहीं कर पाई कि सीए माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है। इसका उलट विपक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि ये जो सीए है उसका देश के माइनॉरिटीज के साथ कोई लेना देना है नहीं, वो नहीं है। हाँ। मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको प्रूव कर, नहीं तो 5 साल लगाते क्यों? आपने 2019 में जिस कानून को पास कर दिया, आप असम के चुनाव आए तो आपने बैकफुट पर क्यों आए? सवाल ये है ना। तो आपको भी एक बार कन्विंस करना पड़ेगा। अपोजिशन भी कन्विंस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो परसेप्शन पे ले गया उसको आगे तक। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है कि संवेदनशील मुद्दा है ये, और मैं विजय जी की बात से एग्री करता हूं कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन की भूमिका होती है। लेकिन आप ये भी समझिए कि उसी परसेप्शन को अगर हम देखें तो मोदी सरकार जो है वो ये भी साबित करना चाहती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आप ये देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है, और खास करके 2000, हालांकि ये मुद्दा तो 1996 से ही उनके घोषणा पत्र में किसी न किसी रूप में रहा है, पर अगर आप देखें 2014 में और 2019 में, तो उन्होंने जिन जिन मुद्दों को, जो बड़े मुद्दे थे जिनको भी उठाया, उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया है।
आप इस चीज को भी माने कि विपक्ष हमेशा ये पूछता रहा कब होगा, मंदिर बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे, तो तिथि भी आ गई। उसी तरीके से 370 पर भी आ गया। उसी तरीके से यूसीसी और ये सीए का जो मुद्दा है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी, और ये सीए तो पहले कानून बना। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कुर्बान साहब को आना चाहिए कि इसको तो फिर इस रूप में भी देखा जा सकता है कि साहब ये तो एक तरीके से मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। वो जो चुनाव में मोदी की गारंटी वाले नैरेटिव को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो ये तो उन गारंटियों में शामिल होगा ना कि जो कहा वो करके दिखा दिया चुनाव से पहले। मोदी साहब का हर कदम मास्टर स्ट्रोक होता है और उसका चुनाव से सीधे तौर पे संबंध होता है। और रुमाना, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि ये एक मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा है और पब्लिक परसेप्शन यही है कि कौन इस देश में नंबर 1 का शहरी है और कौन इस देश में नंबर 2 का शहरी है, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 400 सांसदों में से एक भी मुसलमान का ना होना इस बात की ज़मानत है कि ये किस विचारधारा में यकीन करते हैं। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के तहत चुनी हुई सरकार है, लेकिन आप इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, और आप एक टारगेट कर रहे हैं चीज़ों को। और बिल्कुल विजय जी ने सही कहा कि परसेप्शन यही बन के आ रहा है और उस परसेप्शन को आप दूर नहीं कर सके। आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये लगे कि हाँ, ये अब इसमें साहब सिर्फ मुसलमान नहीं होगा, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख सब होंगे। तो ये क्या एजेंडा है साहब आपका? एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये नहीं पता कि जिन 3 देशों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है वो तो मुस्लिम बहुल देश है ना। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया, तो इसलिए वहां जिस धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ बात नहीं की जा रही है। और ये नजरिया हो गया देखने का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री कहाँ है? वो लक्षद्वीप में, वो कावारत्ती में है। और लक्षद्वीप क्या है? वहां 97% मुस्लिम आबादी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री 1150 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। विजय जी, नहीं, बात परसेप्शन की हो रही है, ये नहीं कह रहे कि सरकार खिलाफ है भाई। इस बात को कन्विंस करना एक, और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि लोकतंत्र भले ही मेजॉरिटी से चलता हो, लेकिन उसमें जब तक आप माइनॉरिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक उसका मतलब नहीं होता। जो कुर्बान साहब ने कही वो बात ठीक है कि 350 MP चुने तो सब उसी तरीके से गए, लेकिन उसमें एक और बात है कि क्या वो सारे लोग बिना मुसलमानों के वोट के चुने गए? क्या उसमें किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया उनको? सही बात। तो इसलिए उसको भी देखना चाहिए। और पॉलिटिक्स जो है हमारे यहाँ पर, उनको भारतीय जनता पार्टी को जीतना है और उनको समझ में आ रहा है कि वहाँ पर वो उनका माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं। अभी आपने पिछले दिनों भी देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, वहाँ पर जहाँ भी उन्होंने टिकट दिया वो उनका कैंडिडेट नहीं जीता। लेकिन दूसरी तरफ मैं बार बार बात करता हूँ, मुसलमानों के फायदे, सरकार में मुस्लिम मंत्री भी बनाए, मुस्लिम मंत्री नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसमें माइनॉरिटी, खासतौर से उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, लाभार्थी जो है उसमें मुसलमानों की आबादी से ज्यादा नहीं, आबादी से ज्यादा हकदार वो है, उनको लाभ उसका मिला है। तो दोनों बातों को देखना चाहिए, लेकिन आप कैसे परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं वो वाली बात। एक सेकंड बस लेना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से ये समय अब आ गया है जब इस चीज को हम समझें कि एम्पावरमेंट और तुष्टीकरण में अंतर होता है। मोदी सरकार में मुझे लगता है एक सकारात्मक प्रयत्न करते हुए एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की कोशिश की गई, और सशक्तिकरण बिना भागीदारी की नहीं होती है। लेकिन कन्विंस करने की बात है प्रोफेसर साहब जी, कन्विंस करने की बात है। देखिए, कन्विंस करने की बात सिर्फ इतनी ही है कि आप देखिए देश के सबसे सर्वोच्च पद पर क्या उस समुदाय से या उस धर्म से लोग नहीं आए हैं, और अब जब राष्ट्रपति कलाम बने तो किस समय बने और क्यों बने। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम सेलेक्टिवली किसी एक चीज को उदाहरण ले लें और उसके बाद अभी भी सर क्या राज्यपाल नहीं है? राज्यपाल भी बिल्कुल प्रदेशों के अंदर मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग, तो ये तो नजरिया हो सकता है ना देखने का, अलग-अलग नजरियों से देखे जा सकते हैं। परसेंटेज आप देखिए, वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता चला जा रहा है। अब वो लोग वोट दे रहे हैं, अब आप ये कहिए कि डेमोक्रेसी ही गलत है, तो मेरे सवाल तो फिर आप किसी चीज पर भी उठा सकते हैं। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार की, जिनको लेकर गठबंधन में हलचल तो बहुत है, लेकिन आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो वर्चुअल बैठक होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है, और माना यह जा रहा है कि इसी बैठक में नीतीश को संयोजक बनाए जाने का जो फैसला लिया जाना था, दरअसल उसी को लेकर शायद गठबंधन के साथियों में सहमति नहीं बन पाई है। अब किसी और दिन ये बैठक होगी, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। नीतीश को संयोजक बनाने के लिए आज ये बैठक होनी थी, लेकिन क्या गठबंधन के सभी साथी संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर राजी हैं? इसमें सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लेकर था, क्योंकि पिछली बैठक जब इंडिया गठबंधन की हुई थी तो ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया गया था। इसी वजह से सस्पेंस था और अब आज बैठक टल गई।
उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, सब लोगों से बात हो गई है, मिलकर तारीख तय करेंगे। सुनिए। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या? अभी सब लोगों से बात हुई है, वो लोग डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। तो अब सवाल आपके सामने ले आते हैं, ये नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की मजबूरी है या नीतीश जरूरी है? अभी आपको लगता है कुर्बान सर कि किसी तरीके की कोई शक की गुंजाइश या फिर संयोजक बनना नीतीश का पक्का माना जाए? मुझे तो ये भी लगता है कि नीतीश इंडिया में रह भी पाएंगे या नहीं 14 जनवरी को, अगर उनको इस्तीफा देना है और तेजस्वी को मंत्री बनाना है जो डील है, और अगर वो नहीं होती है तो नीतीश इंडिया में रह पाएंगे, इसी पर संशय है। और वो बीजेपी में पहले भी जाते रहे हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो ये तो नीतीश को संयोजक बनना तो मैं समझता हूँ कि इससे फॉरगॉन कंक्लूजन के वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी उनके नाम पर सहमत नहीं होगा। ठीक है, रासबिहारी जी। देखिए, नीतीश चाहते तो हैं, बन जाएं, लेकिन जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि क्योंकि अभी तो वो अपनी जदयू को भी एकजुट रखने के लिए उन्हें खुद अध्यक्ष बनना पड़ा। तो अध्यक्ष बनने के बाद में, और ख़ास तौर पे जिस तरह उनके सहयोगी दबाव डाल रहे थे उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं दी जा रही है। दूसरा, आज की बैठक टलने के कारण ये भी हो सकता है कि विपक्षी नेताओं को ये आशंका रही होगी कि कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो जाए या कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ना हो जाए, इस वजह से भी ये बैठक टाली गई होगी। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अभी भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे थे लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाए कि वो सीट शेयरिंग पर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और वही बात कुर्बान साहब ने भी कही है। पलटने की गुंजाइश नीतीश कुमार की बाकी है या संयोजक बन जाएंगे? रोमाना जी, मैं लाइटर नोट पे एक बात कह दूं कि नीतीश इंडिया में रहे ना रहे, भारत में जरूर रहेंगे। लेकिन मैं सच्चाई ये भी है कि जो रियल मीटिंग हुई थी जिसको मैं कहता हूं कि ऑफलाइन मोड पे जो मीटिंग हुई थी, उसमें खड़गे जी का नाम आना और अब वर्चुअल मीटिंग का टल जाना, इससे तो ये बिल्कुल लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जो ये होना चाहिए, उसमें जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग ठीक नहीं चल रही है। मुझे लगता है विजय जी बेहतर तरीके से बताएंगे कि ऑल इज नॉट वेल या ऑल इज वेल है या नहीं, ये तो गठबंधन के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन परसेप्शन के मामले में यहाँ पर गठबंधन को लेकर वाकई में इमेज यही बन रही है कि ऑल इज नॉट वेल। विजय साहब। रोमाना जी, माफी के साथ एक कहावत है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलती है कि 9 कनौजिए 10 चूल्हे जी, समझा दीजिए। मतलब कि 9 कनौजिए या एक जाति के 9 लोग एक साथ रहते हैं ना, तो उनके घर में भी 10 चूल्हे बनते हैं, 9 नहीं रहते। तो वही हालत गठबंधन राजनीति की होती है कि उसमें ये कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको हम लोग यहाँ मजाक में करते हैं, लेकिन जो लोग इसको डील कर रहे हैं उनके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। और जब ममता जी ने जिस दिन खड़गे साहब का नाम लिया, तो उस दिन उन्होंने नाम ही नीतीश कुमार जी की वजह से लिया था, उनको बाहर करने के लिए। और उसके बाद नीतीश जी ने अपनी कोशिश की है। आज वर्चुअल मीटिंग टल गई, उसका मतलब ही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। और लेकिन अब आप लोग इतनी कहावतें और मुहावरे कह रहे हैं, मुझे भी क्लोजिंग करनी है, तो मतलब वो माना जाए ना, जो हिंदी फिल्मों का गाना है, बड़ी मुश्किल है डगर गठबंधन की। ठीक है, तो सियासी शो, देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2 देख रहे थे आप। हम सबको इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।